सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से आती है और जिसका नाम IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड है। ये जो कंपनी है मेनली जो इसका काम है वो रोड्स, हाईवेज और टोल कलेक्शन का है। दूसरा, ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके बाद ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन में, और जो इसका मेन काम है ऑपरेशंस में और मेंटेनेंस में है। उसके बाद ये जो कंपनी है अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स को 3 मॉडल्स के थ्रू पूरा करती है। जो इसके काम करने का तरीका है, नंबर 1 बोट। बोट का सेंस होता है बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट से कोई टेंडर निकलेगा और इस कंपनी को मिलेगा तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम पहले बिल्ड करो, यानी कि बनाओ, से कंस्ट्रक्ट करो, जो भी करना है। उसके बाद में उसके जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस है वो भी आपको ही करना है। और उसके बाद में उस पे जो टोल कलेक्शन है वो भी आपको करना है। यानी कि आप हमें बना के दो रोड्स और हाईवेज, और उसकी जो पेमेंट होगी हम नहीं करेंगे। आप वहां पे अपना बंदा बिठाओगे, उस यानी ऑपरेशंस करोगे, अपने चलाओगे, और जो भी जब भी रोड टूटेगी फूटेगी वो भी आप मेंटेनेंस का भी आप ही काम करोगे, और आप अपना रेवेन्यू वहां से जनरेट करोगे टोल्स के थ्रू। तो ये होता है बोट मॉडल इसका। दूसरा जो मॉडल है वो है टोट मॉडल। टोट मॉडल क्या है? अब ये टोट का सेंस होता है T फॉर टोल, O फॉर ऑपरेट और T फॉर ट्रांसफर। यानी कि गवर्नमेंट अपने जो बनी बनाई रोड है, रोड किसी और से, हाईवे किसी और से बनवा लिया, उस पे IRB को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। IRB क्या करेगी? वहां अपना बंदा बिठाएगी, और जो रोड कहीं से टूट रही है, जो मेंटेनेंस का जितना भी वर्क है वो भी वो कंपनी ही देखेगी। वहां टोल कलेक्ट करेगी, और जो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का काम है जो कंपनी, वो वहीं से रेवेन्यू अपना जनरेट करेगी और गवर्नमेंट को भी देगी। यानी गवर्नमेंट उसको जैसे थर्ड पार्टी बिठा देते हैं ना, उस पे रोड्स वगैरह पे आपने देखा होगा, टोल वगैरह कलेक्शन पे क्या, जब वो कई बार उनके साथ में कोई पंगा पड़ जाता है तो वो कहते हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वही लोग होते हैं, इन्हीं कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लोग होते हैं कि एक ठेका सा दे देते हैं उनको टोल का, तो कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट होता है ऑपरेशंस और जो मेंटेनेंस का है वो निकाल लेती है, और जो बाकी का बचा हुआ गवर्नमेंट को दे देती है। तीसरा जो मॉडल है इनका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये क्या चीज है? इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालेगी और टेंडर मान लो इस कंपनी को मिलता है IRB को, तो गवर्नमेंट कहती है भाई हम केवल 40% पैसा देंगे कंस्ट्रक्शन का, 60% पैसा आपको मिलाना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी कहती है ठीक है जी हम मिला देते हैं, 60% पैसा हमने मिला दिया, और जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम है वो आप ही का रहेगा। कंपनी कहती है भाई ठीक है हमारा ही रहेगा, लेकिन जो टोल कलेक्शन का काम है वो हमारा रहेगा। गवर्नमेंट कहती है हम अपना बंदा बिठाएंगे टोल कलेक्शन के लिए, और हम आपको एनुअली पे करेंगे लमसम अमाउंट, जिसमें वो लमसम अमाउंट भी रहेगा, और जो आपका एक्सपेंसेस हुआ है ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का चार्जेस है आपका, वो भी रहेगा, और जो 60% पैसा आपने डाला है जो प्रोजेक्ट में, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। यानी कि जो डेट आपने हमें दिया है 60%, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो तीसरा ये है इसमें। उसके बाद क्या करती है ये जो कंपनी का, एक तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये मॉडल्स हैं। कंपनी क्या करती है, इन सारे रेवेन्यूज को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपनी मतलब एज ए एसेट मैनेजर काम करती है, और ये सारा काम जो वो करती है अपनी सब्सिडरीज के थ्रू करती है। उसने क्या कर रखा, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट बना रखा है। वो एसेट भी मैनेज करेगी, और ये जो रेवेन्यूज आ रहे हैं इस तरीके से उसको भी मैनेज करेगी वो कंपनी, जो उसकी सब्सिडरीज हैं। उसके बाद में इसके जो क्लाइंट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज इसकी क्लाइंट है बहुत बड़ी। उसके बाद में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी क्लाइंट है, और इसका जो मार्केट शेयर है 1.70% का है लगभग।
उसके बाद में ये कंपनी क्या करती है कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं इसकी तुलना में, जैसे कि जो क्या कहते हैं उसे L&T है इसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, उसके बाद KNR कंस्ट्रक्शन है इसका दूसरा कॉम्पिटिटर, उसके बाद तीसरा GR इंफ्रा है इसका कॉम्पिटिटर, अशोका बिल्डकॉन है इसका कॉम्पिटिटर। तो ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स है। उसके बाद में ये जो कंपनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवेज है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के 4 महानगर है को जोड़ने वाला जो हाईवे है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को जो जोड़ने वाला हाईवे है उसका 20% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास में है। उसके बाद में जो टोट प्रोजेक्ट्स हैं, यानी टोल, ऑपरेट और ट्रांसफर वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो, उसका सारा 37% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास में है। तो आप देख सकते हो कितनी पोटेंशियल है कंपनी। बट इस कंपनी के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रखी है कि इस कंपनी की एक तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 30% है, दूसरा प्रमोटर्स ने लगभग 45% के लगभग प्लज किया हुआ है इस कंपनी में। देखो यार, प्रमोटर्स का प्लज करना बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बिकॉज अगर कोई जहाज है और उसका पायलट है, वो पायलट बाहर आना चाहता है जहाज से, यानी जहाज को ऑपरेट ही नहीं करना चाहता, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आगे किसी भी तरह का कोई डिजास्टर या किसी भी तरह की कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स कंपनी को आ सकती है। ये प्रमोटर्स को पता चल गया कहीं ना कहीं पे, ये लगता है। वैसे इस स्टॉक के अंदर जो FIIs की होल्डिंग है बहुत ज्यादा है, 40% 45% तक FIIs है। म्यूचुअल फंड्स हाउसेस की बहुत होल्डिंग है इसके अंदर DIIs की बहुत होल्डिंग है। जो पब्लिक वगैरह है वो खाली 15% ही है। लेकिन जो प्रमोटर्स ने ये प्लज किया है दिसंबर में 2024 में, वो बहुत बड़ा कंसर्निंग इश्यू है। बाकी इसका जो मार्केट शेयर है वो मतलब 3% तक रह गया। 6% की जो ग्रोथ, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 6% की थी, इसकी लगभग 3% तक रह गई है। उसके बाद में इसका जो सेल्स भी है वो भी बड़ी काफी लो चल रही है इसकी। तो यही इसमें थोड़े से मेजरली कंसर्निंग इश्यूज है इस स्टॉक के अंदर। तो चलो करते हैं इस स्टॉक का इन-डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है और जिसका नाम IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड है। ये जो कंपनी है रोड्स और हाईवेज बनाने में इनका जो काम है मेन, और कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस वगैरह का भी ये काम देखती है। तो करते हैं इसका इन-डेप्थ एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो देखते हैं इसका मार्केट कैप। तो अगर मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप में 28,263 रुपए का है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है ये। ठीक है जी। उसके बाद में इसका जो अगर पी देखें तो वो 37.9 है, और जो इंडस्ट्रियल पी है वो लगभग 21.9 है, यानी कि स्टॉक का पी लगभग बढ़ा हुआ है काफी इंडस्ट्रियल पी से उसके। दैट मीन कि ये एक ओवर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इसकी बहुत कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी काफी कम है। ये दोनों रेड से दिखा देता हूं मैं। 8.96% इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.38। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको नहीं पता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने जो पैसे को इफिशिएंटली यूज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उस पे कितना, अपने पैसे पर कितना मतलब रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहां पर ROE का सेंस होता है कि इन्वेस्टर के पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है कंपनी। तो दोनों जगह पर कुछ खास कर नहीं पा रही है। ऊपर से इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 30.40 है, बहुत कम है प्रमोटर होल्डिंग।
वो उसका आगे डिस्कशन करेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह का। वैसे डेट टू इक्विटी 1.35 है, जो कि काफी ज्यादा है। उसके बाद में अगर पैग रेशो देखें तो वो माइनस में है, इसका -5.59 का है। उसके बाद में प्लज परसेंटेज, ये देखने वाली बात है इस कंपनी के अंदर कि 55.4% प्लज है। गिरवी रखे हुए हैं, इसकी कंपनी के जो एसेट्स हैं गिरवी रखे हुए हैं। इसने अपनी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को, जितनी होल्डिंग नहीं है उसकी, उससे ज्यादा तो उन्होंने गिरवी रख रखा है कंपनी को। तो वो आप बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। बाकी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो भी इसकी करंट रेशो से करंट लाइबिलिटीज का पता चलता है 1.27 है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो इसमें कमियां हैं। बाकी जो स्टॉक पी है वो भी इंडस्ट्रियल पी से काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगली चीजों की तरफ। उसमें क्या देखते हैं कि हम ये जो 50 DMA और 200 DMA की लाइन है, इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। दैट मीन कि कहीं ना कहीं पे जो स्टॉक है उसमें मोमेंटम वगैरह है नहीं, और ये स्टॉक काफी समय से ना डिक्लाइनिंग ट्रेंड में भी चल रहा है। अगर इसका पी वगैरह हम मीडियन पी के साथ में कंपेयर करें तो हम देखते हैं जो मीडियन पी है वो 58.2 है, और यहां पे पी कितना है 37.9 जो स्टॉक का पी है। यानी कि मीडियन पी से कंपेयर करने पर अंडर वैल्यूड शो हो रही है कंपनी। देखो यार, अंडर वैल्यूड तो है, पर अगर बिजनेस चलेगा ही नहीं, रिटर्न ही नहीं जनरेट करेगी, तो उस अंडर वैल्यूड का करेंगे क्या। अगर कोई कंपनी घट रही है, उसकी वैल्यू घट रही है मार्केट में, पर कंपनी में दम तो होना चाहिए रिकवर करने का। तो ये चीज इस कंपनी के अंदर मतलब प्लज कर दिया यार 58%। वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि प्रमोटर्स अपने जो प्लज कर देते हैं जो। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन करें तो उसमें देख लेते हैं इसका कि ये जो पी वगैरह है, IRB इंफ्रा देखो आप 37 का है। बाकी ये सारे ये इससे सस्ती है थोड़ा, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। उसके बाद में ये और सस्तियां हैं कंपनी, ये फिर भी महंगी है। ये रेल विकास वाली का 62 है, वो उससे महंगी है थोड़ी। तो कंपनी काफी कंपेयर कंपैरिजन में भी काफी महंगी दिखाई दे रही है। उसके बाद में जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है उसमें अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो भाई नेट प्रॉफिट तो इन्होंने इतना बढ़ा रखा है कि हद नहीं है जिसकी कोई। ये देखो आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 720 से 606 हो गया, 606 से 6455 कर रखा है। पता नहीं क्या हिसाब कर रखा है कंपनी में। कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना बढ़ा रखा है कि हद से ज्यादा, और कंपनी का स्टॉक भाग नहीं रहा। समझ नहीं आता। ओपीएम परसेंटेज 43 है इसकी, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। 49 से 41 हुई, 41 से 43 हुई। अगर इसके इनकम्स वगैरह देखें हैं एक्सेप्शनल इनकम कुछ नहीं है, ये इनकम कुछ नहीं है। ये पता नहीं कहां से बढ़ा दिया इन्होंने, टीटीएम इतना कर दिया। अदर इनकम में, अदर इनकम एकदम बढ़ा दी है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, बट समझ में नहीं आता। चलो कैगर देख लेते हैं। कैगर देखो तो इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो डीग्रो कर रहा है। 1 ईयर का -29% का इसका वो है रिटर्न, 3 इयर्स का 25 का है, 5 इयर्स का 44 का है। आप ये देखो। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो प्लज हो रखी है, स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन नेट प्रॉफिट इतना दिखा रखा है उन्होंने कि जिसकी हद नहीं है। नेट प्रॉफिट में यहां आप देखोगे ये जो चीज है ये 6455 दिखा रखा है, 6455 करोड़ का। जबकि ये समझ नहीं आया, या तो ये इसका एडिशन हो सकता है या टोटल हो सकता है मे बी, क्योंकि टीटीएम का सेंस होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी लास्ट वाले जो 12 मंथ्स हैं जो बीत चुके हैं उनका वो होता है ये
नेट प्रॉफिट है। अब ये क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं आ रहा इसका, क्योंकि मार्च भी 2025 निकल चुका है, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का होना तो चाहिए। काफी बढ़ा रखा है, पता नहीं क्या है किया हुआ है। अब CWIP अगर हम देखें तो देखो, पहले कंपनी CWIP कितना करती थी, उसमें आप देखो इसका, ये देखो, आप कहोगे ये क्या दिखा रहा है, ये देखो, ये इसका अगर CWIP आप अगर देखोगे ना, तो शुरू में जब कंपनी 2013 से आई तो 4-4 हजार 5-5 हजार करोड़ का CWIP करती थी, 5,000 3,000, घटते 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 8 करोड़ फिर 14 करोड़ पे पहुंच गई है। तो आप ये देख लो CWIP मतलब अगर आपको नहीं पता CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी केपेक्स कितना कर रही है कंपनी, वो लगभग घटता जा रहा है इसका। कैश फ्लो अगर देखें तो कैश फ्लो भी नेगेटिव हो गया है, -601 करोड़, 253 करोड़, -68 करोड़। कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो भी नेगेटिव हो गया पूरी तरह से। आप ये देखो कि 13 करोड़ -84 और -306 करोड़। तो कुल मिलाके इसका जो काम है ना बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स को शायद कोई भनक लग गई है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी के अंदर कुछ भी डिस्प्यूट या किसी तरह की कोई कमी होती है ना, सबसे पहले प्रमोटर निकल के जाते हैं उसमें से। प्रमोटर ने भी 34 थी, उनकी 35% थी प्रमोटर होल्डिंग, वो 30 तक ले आया, 30-42 तक, और उसके बाद प्लज भी करा हुआ है। वैसे इस स्टॉक के अंदर FIIs काफी अच्छा है, FIIs काफी अच्छा है, DIIs भी काफी अच्छा है, इवन जो DII अच्छा है, FIIs अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें। तो तीनों चारों मिला के अच्छे हैं, और पब्लिक बहुत कम है ना, 15% की पब्लिक है इसमें, यानी कि इन्वेस्टर्स लोगों का बड़ा पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन पता नहीं कंपनी कर क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कंपनी का। इसका बड़ी सस्पिशियस कंडीशन ला रखी है इस कंपनी ने, IRB इंफ्रा ने। वैसे कंपनी का जो जिसे कहते हैं बिजनेस मॉडल वगैरह वो बहुत अच्छा है। इनके पास गवर्नमेंट्स के काफी ऑर्डर्स होते हैं, बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स पे डील करती है, रोड्स और हाईवेज के। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन जो ट्रांसपोर्ट और जो हाईवेज वाली है उनके साथ में बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है इसका। और जो नेशनल क्या कहते हैं हाईवेज ऑफ इंडिया जो है वो भी उनके साथ में भी कोलैबोरेशन है। लगभग सब कुछ अच्छा है, बट काफी सारे नंबर्स इसके ऊपर नीचे हो रखे हैं। तो कंपनी थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में। चाहे देखो, मैं ये जरूर मानता हूं कि म्यूचुअल फंड्स भी हैं, FIIs भी हैं, DIIs भी हैं, मानता हूं सब कुछ है, लेकिन जो प्रमोटर है ना वो गड़बड़ कर रहा है इसमें। एक तो होल्डिंग्स भी कम है, ऊपर से प्लज भी कर रहा है, ऊपर से प्रॉफिट भी इतना दिखा रहा है, ऊपर से कैश फ्लो भी नेगेटिव है। तो कंसर्न वाला विषय है इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद में अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस करें तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या है, 1 डे का आज ये पॉजिटिव है क्योंकि मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद में 1 वीक का देखें तो थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 2.33। उसके बाद में 1 मंथ का है, 1 मंथ का भी भाई पॉजिटिव है, 0.13। 3 मंथ्स का नेगेटिव है, ये 14.77। 6 मंथ का भी नेगेटिव है रिटर्न, 18.19। और 1 ईयर का भी नेगेटिव रिटर्न है, वो 29.84। 3 इयर्स का सही है इसका रिटर्न। यानी पहले इस कंपनी ने काफी पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ऐसा नहीं कंपनी सही नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर बड़े, जैसे 5 इयर्स का है 508% का दिया है। देखो
ट्रेंड तो ये कहता है जो शॉर्ट टर्म है वो थोड़ा सा ठीक ठीक है, मतलब ज्यादा बुलिश नहीं है। मिड टर्म बियरिश है, नेगेटिव नीचे की ओर है, और जो लॉन्ग टर्म है वो भी नेगेटिव है, नीचे की ओर है। इसका शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहा है इसे। उसके बाद में क्या देख लेते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो ट्रेड हो रहा है ये शेयर वो 47.01 रुपए पे हो रहा है। उसके बाद में इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। 47 पे हो रहा है। उसके बाद में पहला सपोर्ट इसका 41.01 का है, और दूसरा सपोर्ट इसका है 28.47 का। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस जो इसका होता है, अगर 60 रुपीज 90 पैसा अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो 71 रुपीज 90 पैसा पर पहुंचेगा, दूसरा जो इसका रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद में अगर देखें, ये जो देखते ही 20 DMA वाली लाइन है। वैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इसके में मोमेंटम नहीं है बिल्कुल भी। वहां ट्रेंड दिखा रहे थे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, पर मोमेंटम है नहीं इसमें 20 डेज में भी। उसके बाद में 44 पे करें तो यहां पे भी इसमें कोई खास मोमेंटम है नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। और इसके बाद में अगर इसको MACD में देखे, यानी कि रिवर्सल वगैरह, तो वैसे क्रॉस कर रही है लाइनें, और नीचे से ही क्रॉस कर रही है, बट कुछ खास दिखाई नहीं देता। अभी किस तरफ जाएगी, किस तरफ नहीं जाएगी, या पैरेलल जाएगी, ये कुछ नहीं पता। क्योंकि कई बार देखो, जैसे ये लाइनें है ना, ये चिपक के भी चल रहा है, ये जाती ही नहीं है। नीचे को जाना था बट बिल्कुल चिपक के चलने लग गया। तो वही सारी चीजें हैं। फाइनली मेरा कंक्लूजन यही है कि भाई बेसिक्स थोड़ा सा इसका हिला हुआ है कंपनी का, जो फंडामेंटल्स है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो ये प्रमोटर्स वगैरह का प्लज है वो कंसर्निंग विषय है, और उसकी परसेंटेज भी शेयरिंग होल्डिंग भी 30% की है। उसके बाद में कैश फ्लो भी इसका नेगेटिव है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ा रखा है। पता नहीं क्या रीज़न रहे होंगे, क्योंकि मार्च तो एंडिंग हो चुका है 2025 का भी, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है वो वहाँ पे टोटल वगैरह ही होगा, क्योंकि 6000 करोड़ एकदम कर देना 600 करोड़ से, तो मुझे लगता भी नहीं है ऐसा कुछ होगा। मुझे लग रहा है वो टोटल हो सकता है वहाँ पे। उसके बाद क्या है कि एक तो फंडामेंटल हिले हुए हैं कंपनी के। वैसे इसमें FIIs DIIs इनकी होल्डिंग्स बहुत अच्छी है, बट प्रमोटर के व्यू मुझे सही नहीं लग रहा इसमें, ठीक है जी। ट्रेंड एनालिसिस में भी कुछ खास मोमेंटम है नहीं, और टेक्निकल एनालिसिस में भी किसी तरह के कोई बड़े वाले सिग्नल दे नहीं रहा बुलिश मोमेंटम के। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, और पुराने हो तो लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, सो डैट कि जो नई वीडियो मैं बनाऊं या कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स अगर आपको दूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच।